Last time we had learned what sampling is. So sampling is selection of a subset of individuals from within a statistical population. मतलब बड़े पैमाने पे जिन लोगों का स्टडी करना है उन लोगों में से कुछ लोग निकाल के उनका स्टडी करना. That is because if you remember time, cost, resources, efforts, fluctuating variables were problems in studying the population. हम हर एक को जाके नहीं पूछ सकते, तो इसीलिए we take a sample. मैंने एक एग्जाम्पल बताया था कि जैसे हम हर चावल को दबा के नहीं देख सकते कि पूरा का पूरा हांडी में जो चावल है वो पक गया है क्या, तो हम कुछ दाने थोड़े थोड़े टाइम में निकाल के दबा के देखते हैं. So that means when we sample, we get to know about the population. Now sampling will give you a true representation about the population. What do you mean by true representation? True representation मतलब a generalized outlook कि किसमें क्या ज्यादा है या किसका क्या कम है. तो a percentage wise it may not give you precise मतलब exact. जैसे एक मटके में आपने 100 बॉल डाल के रखे और उसमें से आपने 10 बॉल निकाले, तो उस 10 बॉल में से 7 बॉल लाल निकले, तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि मटके में लाल बॉल बाकी बॉल से ज्यादा है. कितने लाल बॉल हैं ये नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं कि इस मटके में लाल बॉल ज्यादा है क्योंकि मैंने 10 बार निकाला, 10 में से 7 बार लाल बॉल आया. ठीक है, तो sample is a group of subjects you actually study. Population is a group of subjects you want to study. Sample is a group of subjects you actually study. Sample is a subset of the population collected or selected from the rest by a defined procedure. यहाँ दो चीजें जरूरी हैं, एक सबसेट और एक डिफाइंड प्रोसीजर. मतलब sample should be taken from the population. It cannot be taken from somewhere else. It has to be taken from the population. मैं हंडी में चावल पका रहा हूं तो मैं बाजू वाली हंडी से चावल नहीं चेक कर सकता. जिस हंडी में चावल पक रहे हैं उसी से मुझे चावल सिलेक्ट करने हैं. तो इट शुड बी अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन एंड it should be collected or selected by a defined procedure. अब ये डिफाइंड प्रोसीजर क्या चीज है? डिफाइंड प्रोसीजर मतलब जैसे हम कभी लेफ्ट के चेक करेंगे, कभी राइट के चेक करेंगे, कभी बीच के करेंगे, कभी साइड के करेंगे, कभी नीचे के करेंगे. ये अलग अलग चावल चेक करने का कारण क्या है? क्योंकि एवरी चावल का दाना शुड हैव अ चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड. हर चावल का दाना हर चावल के दाने में चांस होना चाहिए सिलेक्ट होने का. ठीक है, तो डिफाइंड प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो डिफाइंड प्रोसीजर है इसी को हम सैम्पलिंग टेक्निक्स भी कहते हैं. सैम्पलिंग टेक्निक्स, ठीक है, रैंडमाइज सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ये अलग अलग सैम्पलिंग टेक्निक्स है. रैंडमाइज सैम्पलिंग मतलब जैसे हमने उस बॉल के इसमें किया, हमने मटके में हाथ डाला, जो पहला बॉल आता है हाथ में उसको हमने ले लिया, फिर मटके में और नीचे तक हाथ डाला, पहला बॉल जो हाथ में आता है उसको ले लिया. दैट इज रैंडमाइज सैम्पलिंग. मतलब हर बॉल को चूज होने का चांस है. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मतलब जैसे वो हीरोइन वाले एग्जांपल में मैंने मेरे उम्र के लोगों को अलग सेट बनाया, मेरे बच्चे के उम्र को अलग सेट बनाया, आपके उम्र वालों को अलग सेट बनाया, मेरे पिताजी के उम्र वालों को अलग सेट बनाया. अब हर सेट में से मैंने 10 ले लिए, तो दैट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. मतलब मेरे पास 10 लोग मेरे बच्चे के उम्र के आ गए, 10 लोग मेरे उम्र के आ गए, 10 लोग मेरे पिताजी की उम्र के आ गए और 10 लोग आप लोगों के उम्र के आ गए. तो दैट इज स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग. स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग मतलब आप सैंपल्स को सबसेट में बांट देते हो और हर सेट में से एक फिक्स्ड लोग ले लेते हो. उसके बाद वेटेड एवरेज सैम्पलिंग, वेटेड स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, बहुत सारे सैम्पलिंग के टेक्निक्स आते हैं जो जो लोग एमडी करेंगे वो पढ़ेंगे. फिलहाल शायद वो
आपको सिलेबस में नहीं है। सैंपल इज ऑलवेज फाइनाइट। फाइनाइट मतलब काउंटेबल। ये भी हमने लास्ट टाइम देख लिया था कि हम कितने, जैसे 10 लेने वाले हैं या 4 चावल लेने वाले हैं या 10 लोग लेने वाले हैं, तो इट इज ऑलवेज फाइनाइट। इट डज नॉट हैव सबसेट्स। पूरे सैंपल का कोई सबसेट नहीं होता। सैंपल सबसेट से निकाला जाता है, लेकिन सैंपल के कोई सबसेट नहीं होते। सैंपल के एट्रीब्यूट्स होते हैं। Studying a sample helps us in getting a representative view of the population without being hampered by of without getting hampered by drawbacks of the population study. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज सैंपल इज। सैंपल के बाद अब हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैंपल पे। सैंपल कैसा होना चाहिए? सैंपल कैसा होना चाहिए? सैंपल शुड बी फाइनाइट, काउंटेबल। डिसाइड होना चाहिए कि सैंपल में क्या क्या आएगा। कारण क्या है? अगर इनफाइनाइट सैंपल ले लिया तो हम तो सैंपलिंग का स्टडी करते ही रहेंगे, एक दिन पूरे पॉपुलेशन का स्टडी हो जाए। तो सैंपल शुड बी फाइनाइट, इट शुड बी वेल डिसाइडेड, decided upon our resources, decided upon the availability of people. उसके बाद sample should be proportional. Now what do you mean by proportional? Proportional मतलब हम 1 लाख लोगों का स्टडी करना चाहते हैं तो उसका सैंपल साइज 10 नहीं हो सकता, बिकॉज दैट इज नॉट इन प्रपोर्शन. A good sample is always between 6 to 10% of the population. A good sample is always between 6 to 10% of the population. जिसका मतलब ये है कि अगर आपको 100 लोगों का पॉपुलेशन है अगर आपका, तो आपको 10 लोगों का स्टडी करना है. दैट इज अ गुड सैंपल. अगर आप 100 में से सिर्फ 2 ही लोगों का स्टडी करोगे और उनके सामने लिख दोगे, या 3 लोगों का स्टडी करोगे और 3 में से 2 ने काजोल बता दिया और 1 ने दीपिका पादुकोण बता दिया, तो आप ये डिड्यूस नहीं कर सकते कि काजोल इज द मोस्ट पॉपुलर हीरोइन. You should at least study when the sample size is too small. जब 100 का सैंपल हो तो it can go up to 25% of the sample size. When the sample size is very large, हजारों में, लाखों में, तो it comes down to 6 to 10% of the sample. मतलब अगर 1 लाख लोगों का स्टडी करना है तो आपको मिनिमम 6% मतलब 6000 लोगों का स्टडी करना पड़ेगा. अगर 1 करोड़ लोगों का स्टडी करना है या 1 लाख लोगों में 10% तो 10,000, और 1 करोड़ लोगों का स्टडी करना है तो 6% मतलब 6 लाख लोगों का स्टडी करना पड़ेगा. सो योर सैंपल साइज शुड ऑलवेज बी इन प्रपोर्शन. योर सैंपल साइज शुड ऑलवेज बी इन प्रपोर्शन टू द population. Third is economical and manageable. आपके हर स्टडी का एक बजट होता है. बजट में बहुत सारी चीजें कवर होती हैं, जैसे टाइम है, मनी है, नंबर ऑफ पीपल है, नंबर ऑफ पेपर्स टू बी परचेज, कितने केस रिकॉर्ड फॉर्म छापने हैं, पेन कितनी लेनी है, कंप्यूटर कितने लगेंगे, डेटा असिस्टेंट कितने लगेंगे डेटा एंट्री करने के लिए. क्योंकि ये लार्ज स्टडीज जितनी भी होती है ना, उसमें बहुत सारा खर्चा हो जाता है. एक स्टडी देख लो, आपकी जो ये पॉपुलेशन स्टडी जो होती है उसमें कितना खर्चा हो जाता है. बहुत सारा खर्चा हो जाता है गवर्नमेंट को. एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है तो बहुत सारा खर्चा हो जाता है. तो इसका एक बजट निकलता है, बजट से रिसोर्स एलोकेशन होता है, रिसोर्स एलोकेशन फिर स्टडी कंडक्ट करता है. कितने लोग लगेंगे वो पहले डिसाइड हो जाता है, उसके लिए सैंपल साइज डिसाइड हो जाना जरूरी है, कितने दिन में स्टडी कंप्लीट करना है. तो इसीलिए योर सैंपल शुड बी इकोनॉमिकल, मतलब बजट में आने वाला. बजट में आने वाला यही चीज हम करते हैं ना. जब हम कपड़ा खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं तो हमको तो 2 कपड़े खरीदने हैं, उसके पास तो 2 लाख कपड़े हैं, तो हम क्या करते हैं, और दिखाओ और दिखाओ.
लेकिन पूरे 2 लाख हम नहीं देख पाते, तो हम क्या कहते हैं, किसी और वैरायटी में दिखाओ, किसी और वैरायटी में दिखाओ। तो एक वैरायटी के 4 देखने के बाद अगली वैरायटी के 4 देखते हैं, फिर अगली वैरायटी के 4 देखते हैं। दैट इज स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। हम उस 16 कपड़ों को देख के हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको किस वैरायटी से कपड़े लेने हैं। क्यों? हमको कोई पैसा नहीं जा रहा, लेकिन हमारा टाइम तो जा रहा है ना। सो दैट इज ऑल्सो अ रिसोर्स। सो इट शुड बी मैनेजेबल। मैनेजेबल, इट गोज इनटू द टाइम। टाइम से मैनेजेबल होना चाहिए। डेटा इतना भी, आपका प्रपोर्शन इतना भी नहीं होना चाहिए कि मुझे 1 करोड़ लोगों का स्टडी करना है, तो चलो मैं 90 लाख लोगों का स्टडी करता हूँ, प्रपोर्शन 90%। ये करेंगे तो इट विल बिकम अनमैनेजेबल। अरे जब 90 लाख कर ही रहे हो तो 10 दिन और डालो और पूरा पॉपुलेशन का स्टडी कर दो, फिर 90 लाख का करना क्या मतलब क्या है? तो इट शुड बी इकोनॉमिकल और इट शुड बी मैनेजेबल। उसके बाद योर सैंपल शुड बी रैंडमली पिक्ड विदाउट बायस। रैंडमली पिक्ड विदाउट बायस मतलब आपके मन में कोई भी शंका या बायस नहीं आना चाहिए, कोई भी प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए कि मैं तो इसी को पिक करूंगा। बायस जरूरी क्यों है? बायस जरूरी इसलिए है कि अगर मैं खुद का ट्रायल कर रहा हूँ, मैंने एक दवाई बनाई है और मैं खुद का ट्रायल कर रहा हूँ, और कभी कभी हम ट्रायल में जो भी पॉपुलेशन चेक करते हैं उसमें चलो हम हमारे दोस्तों के ऊपर ट्राई करेंगे। जैसे कोरोना वाला दवाई, तो कोरोना वाला दवाई अगर मैंने मेरे दोस्तों पे ट्राई किया, मैंने बायस्ड सिलेक्शन किया सैंपल का कि नहीं मैं तो सबसे पहले मेरे दोस्तों को ही दूंगा, तो बायस की वजह से क्या हो जाता है, आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट बुरा आने के या गलत आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरा कौन सा दोस्त बोलेगा कि नहीं तेरे दवाई से मुझे तकलीफ हुआ? कोई भी नहीं। थोड़ा सा तकलीफ हुआ है तो कुछ भी नहीं, कोई नहीं बोलेगा। मेरा कौन सा दोस्त बोलेगा कि तेरा दवाई बुरा है? नहीं बोलेगा। तो सैंपल शुड बी नॉन बायस्ड। नॉन बायस्ड, जैसे हमारे हीरोइन के एग्जाम्पल में अगर हम सब लोग एक ही एज के ले लेते तो उसमें एज का बायस आता, उसमें एज का बायस आता। ठीक है, तो इट शुड बी विदाउट बायस। विदाउट बायस में एज का भी बायस नहीं आना चाहिए। अगर हमने अलग अलग एज के लोग लिए तो एज का बायस हमने निकाल दिया, एक ही एज के लोग ज्यादा होने का बायस हमने निकाल दिया। तो इसीलिए अलग अलग सैम्पलिंग टेक्निक्स यूज करते हैं हम बायस को निकालने के लिए। जैसे एक सैम्पलिंग टेक्निक हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं नंबर्ड सैम्पलिंग। नंबर्ड सैम्पलिंग का मतलब अगर हमारे पास 100 लोग हैं और हमको उसमें से 25 लोग लेने हैं, तो हम क्या करेंगे, 100 लोगों को नंबर दे देंगे 1 से लेकर 100 तक, और फिर उसमें से हम एक रैंडम नंबर निकालेंगे, नंबर 3। तो जब हम रैंडम नंबर निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि 3 नंबर से स्टार्ट करके हर 5वां नंबर हम लेंगे। तो जैसे 3 लेंगे, 8 लेंगे, 13 लेंगे, 18 लेंगे, तो वो कैंडिडेट हम ले लेंगे सैंपल के लिए। या फिर अगर हमारा नंबर निकला 5, तो 5 लेंगे, 10 लेंगे, 15 लेंगे। तो दिस इज अ वे ऑफ रिड्यूसिंग बायस। हम किसी को नाम, रहने की जगह या उम्र इसके हिसाब से नहीं ले रहे, हम उस नंबर के हिसाब से ले रहे हैं। सो दिस इज अ रैंडमाइज्ड नंबर्ड सैम्पलिंग। दूसरा होता है ब्लॉक सैम्पलिंग। ब्लॉक सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं, लोगों को 4-4 या 5-5 के ब्लॉक में रख देते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 एक ब्लॉक आ गया, 6 7 8 9 10 दूसरा ब्लॉक आ गया, 11 12 13 14 15 तीसरा ब्लॉक आ गया। ऐसे हम 100 लोगों के 20 ब्लॉक करते हैं। फिर हम 1 से 10 में से 1 से 50 में से सॉरी 1 से 10 में से हम नंबर निकालते हैं कि मुझे सेकंड ब्लॉक लेना है, 5th ब्लॉक लेना है, 8th ब्लॉक लेना है, 10th ब्लॉक लेना है, 7th ब्लॉक लेना है। तो 5 ब्लॉक हमने ले लिए, तो ये ब्लॉक सैम्पलिंग हो गया। तो उस ब्लॉक में जो भी आ गया उसका चांस,
तो दिस इज लॉटरी सिस्टम. सैम्पलिंग इज अ पार्ट ऑफ लॉटरी सिस्टम. तो रैंडमली पिक विदाउट बायस, ग्रेटली एक्यूरेट इन रिप्रेजेंटेशन. हमको रैंडम सैंपल ऐसा लेना है कि जितना पॉसिबल हो हम पॉपुलेशन के करीब जा सके या पॉपुलेशन के सब एट्रीब्यूट्स को हम पिकअप कर सके. अब जब हम क्लिनिकल रिसर्च करते हैं, मेडिकल रिसर्च करते हैं, तो हमारे एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं? हमारे एट्रीब्यूट्स ये हो सकते हैं कि मेन एंड विमेन, मतलब जेंडर, एज 40 प्लस, 50 प्लस, 60 प्लस, 70 प्लस. तो एज हो सकता है 40 टू 50, 50 टू 60 वाला. उसके बाद क्या हो सकता है? हाइट हो सकता है. उसके बाद क्या हो सकता है? बिल्ट हो सकता है, ओबेस, नॉन ओबेस. So we should try to take the sample in such a way that the whole population is totally represented. मतलब जैसे हमारा आर्थराइटिस का केस है, आर्थराइटिस का रिसर्च है, तो हमको ये देखना चाहिए कि उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सैम्पलिंग करते वक्त इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेन एंड विमेन आ जाए. मतलब अगर हमने 20 का सैंपल लिया तो 20 में हमारे सैंपलिंग से 10 मेल और 10 फीमेल आ जाए. अगर हमने 30 का लिया तो 15 मेल और 15 फीमेल आ जाए. फिर मेल्स में हम ये कर सकते हैं जैसे ही वैसे ही फीमेल्स में भी कर सकते हैं कि आर्थराइटिस यूजुअली 40 के बाद होता है. तो जो 15 हम लेंगे उसमें से 40 से 55 में 5 होंगे, 56 से 60 में 5 होंगे, और 56 से 65 से 5 होंगे, और 65 से 75 या 65 से 80 में 5 होंगे. तो दैट इज अगेन ब्लॉक सैम्पलिंग. तो आप एक से ज्यादा सैम्पलिंग टेक्निक्स भी यूज कर सकते हो सैम्पलिंग करने के लिए. ग्रेटली प्रिसाइज इन रिप्रेजेंटेशन, मतलब नॉट ओनली एक्यूरेट बट ऑल्सो प्रिसाइज. ये भी मैंने समझा दिया था कि जितने भी पास हम पॉपुलेशन के जा सके हमको उतने पास का सैंपल लेना है. पास मतलब फिजिकली पास नहीं, एट्रीब्यूट वाइज, क्वालिटी वाइज, गुणों के हिसाब से पास जाना है. बट कीप इन माइंड that no sample can ever be completely accurate and precise. There will always be a degree of error. तो सैम्पलिंग, जब हम सैम्पलिंग करते हैं तो what we are doing is we are trying to reduce the degree of error of the study. We are trying to reduce the degree of error of the study. तो डिग्री ऑफ एरर सैम्पलिंग से रिड्यूस किया जाता है. डिग्री ऑफ एरर सैम्पलिंग से रिड्यूस किया जाता है. अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वेरिएबल. तो डेटा और वेरिएबल ये शायद हमारे आज के लास्ट 2 स्लाइड्स हैं. वेरिएबल क्या है? अब वेरिएबल इज एनी ऑकरेंस, कैरेक्टरिस्टिक, नंबर और क्वांटिटी that can be recorded, measured or counted. जैसे height is a variable. It is a quantity that can be measured. ठीक है. उसके बाद color is a variable. color, सफेद, ग्रे, मतलब गेहुआ, काला, गोरा. ठीक है, किसी आदमी का कलर. So color is a variable because it is a characteristic which can be recorded. उसके बाद इवेंट या ऑकरेंस, हाउ मेनी टाइम्स, कितना, एक बॉल मैंने फेंका तो उसने कितना टप्पा खाया, जमीन पे कितने बार टप्पा खाया. तो दैट इज एन ऑकरेंस विच कैन बी काउंटेड. तो any occurrence which can be counted or any occurrence which can be recorded or any characteristics which can be recorded or any number which can be measured or any number which can be counted or any quantity which can be measured is a variable. ठीक है. तो वेरिएबल में क्या क्या आएगा? हर वो चीज
जो वेरी होती है, जो बदलती है, वो वेरिएबल में आएगी। हर वो चीज जो बदलती है वो वेरिएबल में आएगी। हाइट हो सकता है, पेन हो सकता है कम ज्यादा, कलर हो सकता है, अच्छा बुरा, कैसा लगा दवा लेने के बाद, अच्छा लगा बुरा लगा, उसके बाद सर दर्द कितना कम हुआ, 50% कम हुआ। तो हर वो चीज जो बदल सकती है कैन बी अ वेरिएबल। हर वो चीज जो बदल सकती है कैन बी अ वेरिएबल। A variable may also be called a data item. अब डेटा जब देखेंगे तब समझ में आएगा ये डेटा आइटम क्या है, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो कि वेरिएबल में बहुत सारा डेटा आता है। जैसे अगर मैंने पेन स्केल बनाया, पेन स्केल मतलब सर दर्द बहुत ज्यादा, 5 आंकड़ा, वो आपने ये स्केल्स तो देखे होंगे कस्टमर सेटिस्फेक्शन में। अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो 5 दबाइए, उस अगर आप संतुष्ट हैं, पूरी तरह से संतुष्ट हैं तो 5 दबाइए, अगर आप संतुष्ट हैं तो 4 दबाइए, अगर आप संतुष्ट हैं भी और नहीं भी तो 3 दबाइए, अगर आप संतुष्ट नहीं है तो 2 दबाइए, और अगर आप संतुष्ट पूरी तरह से नहीं है तो 1 दबाइए। ठीक है, तो ये जो स्केल है इसमें से हर एक डेटा, मतलब कोई 2 दबाएगा, कोई 3 दबाएगा, कोई 5 दबाएगा, कोई 4 दबाएगा, तो हर एक डेटा जो है, हर एक इवेंट जो है या हर एक रिकॉर्ड जो है उसको डेटा कहते हैं। और इस पूरी स्केल को संतुष्टि के वेरिएबल में डालते हैं। तो वेरिएबल इज संतुष्टि, एंड एवरी पर्सन हु प्रेसेस अ पर्टिकुलर नंबर इज डेटा। every person who presses a particular number is data. तो व्हाट वी विल डू, वी हैव 49 पीपल। तो अगर किसी का अटेंडेंस रह गया है तो प्लीज मुझे मैन्युअली बता सकते हैं। जो भी अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, जैसे जानकी है, जानकी अंदर आने की कोशिश कर रही थी, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल मार्क देयर अटेंडेंस, क्योंकि वो बेचारी अंदर आने की कोशिश कर रही थी। अगर आ गई होगी तो अलग बात है। तो ये रहा आज का सवाल, ये रहा आपके सामने। जो सबसे सबसे पहले अटेंडेंस देगा उसका नाम लिया जाएगा। ट्राई करो, मैंने खोल दिया वापस से। एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज नो, अभी अभी खुल गया है, अभी खुल गया है, गर्म खुल गया है, खुल गया है। मेहमान मोहम्मद जुबैर, सबसे पहला अटेंडेंस देने वाली व्यक्ति। 30 लोगों ने अटेंडेंस दे दिया है, 19 लोगों के बाकी हैं, मैं रुका हुआ हूँ। जो लोग भी 1 नंबर से 9 नंबर तक हैं, कृपया अपना रोल नंबर के पहले 0 मत डालिए, 6 डाल दीजिए सिर्फ। अगली बार से ध्यान रखिए, अभी तो मैंने चेंज कर दिया। चालीस लोगों के अटेंडेंस आ गए हैं और आ रहे हैं। तो वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी डेटा जब पर्टिकुलर ग्रुप में आप कलेक्ट कर लेते हो या एक साथ कर लेते हो तो वो वेरिएबल। इसके आगे वाले स्लाइड में मैंने इसके एग्जांपल्स भी दिए हैं, तो डोंट वरी।
It is called a variable because the value of data in this variable may vary. जैसे मैंने हाइट का कॉलम रखा है, तो किसी का हाइट 5.3 आएगा, किसी का 5.2 आएगा, किसी का 4 आएगा, किसी का 4.1 आएगा। तो इसमें जो वैल्यू आने वाले हैं वो अलग अलग आते हैं, दो लोगों में अलग अलग आते हैं, यूजुअली आ सकते हैं। मतलब एक आदमी का बाकी सबसे वेरी हो जाएगा, तो इसीलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है, क्योंकि ये वेरी होता है। और नॉट ओनली इन अ पॉपुलेशन, लेकिन ओवर टाइम भी वेरी हो जाता है। जैसे मेरा वजन, अब आज से 1 साल पहले मेरा वजन 100 किलो था, आज मेरा वजन 80 किलो है, बीच में 90 किलो हुआ था। तो टाइम के हिसाब से भी वजन जो है ये वेरी होता है। तो इसीलिए अ वेरिएबल कैन वेरी इन अ पॉपुलेशन एज वेल एज इन एन इंडिविजुअल, दोनों में, इसीलिए उसको वेरिएबल कहा जाता है। जैसे ब्लड प्रेशर, सुबह ब्लड प्रेशर, एक ही आदमी का ब्लड प्रेशर अगर 4 अलग अलग टाइम पे गिनोगे तो अलग अलग आएगा। बीवी से झगड़ा करके आया तो ज्यादा आएगा, एक्सरसाइज करके आया तो ज्यादा आएगा, सो के उठा तो कम आएगा, खाने के बाद कम आएगा। तो एक ही चीज एक ही आदमी में भी अलग अलग टाइम पे अलग आती है, इसीलिए उसको वेरिएबल कहते हैं। दो आदमियों का ब्लड प्रेशर तो अलग अलग आएगा ही, लेकिन एक ही आदमी का भी अलग अलग आएगा। अब देखते हैं कि डेटा क्या होता है। तो जैसे ये मैंने एग्जांपल बताया है, एज, जेंडर, ब्लड टाइप, ये सब वेरिएबल्स है, क्योंकि ये अलग अलग लोगों के अलग अलग आएंगे। जैसे मिसेस ब्राउन इज फीमेल, मिस्टर पटेल इज मेल, मिसेस मैंडा इज फीमेल। तो मिस्टर पटेल और मिस्टर मैंडा में सेक्स इज अ वेरिएबल, ब्राउन और पटेल में एज इज अ वेरिएबल, पटेल और मैंडा में एज इज, क्योंकि अलग अलग होता है। तो जो वेरिएबल के अंडर एंटर होता है, एंट्री जिस चीज की होती है, दैट इज डेटा। और जो डेटा का ग्रुप जिसमें आप डाल सकते हो, दैट इज वेरिएबल। जैसे ब्लड प्रेशर इज अ वेरिएबल, 120/80 इज अ डेटा, या एज इज अ वेरिएबल, 32, 33, 18, 19 इज डेटा। तो वेरिएबल को यूनिट नहीं होते, डेटा को यूनिट होते हैं। जैसे एज 32 इयर्स, ब्लड प्रेशर मिलीमीटर ऑफ 120/80 मिलीमीटर ऑफ हाइड्रागायरम। तो डेटा में यूनिट्स होते हैं, वेरिएबल को यूनिट नहीं होते। इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। सो व्हाट इज डेटा? डेटा इज अ रिकॉर्ड, डेटा इज अ काउंट, डेटा इज एन ऑब्जर्वेशन, और डेटा इज अ मेजरमेंट ऑफ अ वेरिएबल। रिकॉर्ड, जैसे हमने अभी रिकॉर्ड किया, प्रेजेंट एब्सेंट, प्रेजेंट एब्सेंट, तो दैट इज अ रिकॉर्ड। काउंट, काउंट मतलब तुम्हारा ब्लड प्रेशर में क्या करता हूं, काउंट करता हूं, आई मेजर। तो ओके, काउंट मतलब कितने बॉल हैं, कितने आदमी हैं, दैट इज अ काउंट। ऑब्जर्वेशन, मोटा नाटा, मोटा नाटा, मेरे सामने से कितने लोग जा रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन। मेजरमेंट, ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो डेटा इज कोलेटेड, एक साथ करके रखा जाता है वेरिएबल में। यहां तक हमने कर लिया। अब आप अगली बार नेक्स्ट फ्राइडे वी विल डू, सॉरी कल हम इससे आगे पढ़ेंगे मेडिकल स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू सो मच, एंडिंग द मीटिंग, बाय बाय, जय कोरोना।